जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 19 नवंबर को सरेंसिया घाटी की लड़ाई का विजय दिवस है। उसके उपलक्ष्य में 1837 में जो मानकी मुंडा सिस्टम था, हो समाज और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना और विल्किंसन रूल की स्थिति पर कुछ जानकारियां साझा करने जा रहा हूं। ज्ञात हो, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना 1837 में हुई थी। आदिवासी हो समाज के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उससे पहले किसी भी तरह आदिवासी हो समाज के लोग किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही आंशिक और न ही पूर्णतः। हो दिसुम के चारों ओर उस समय सामंती शासकों, जिसमें पोड़ाहाट के राजा, सरायकेला के कुमार, बामन घाटी के महापति और मयूरभंज के राजा द्वारा हो दिसुम में अपना साम्राज्य बढ़ाने के प्रयासों को माटा हो के नेतृत्व में असफल कर दिया गया था और 1830 से 1837 के अवधि में पोटो हो के नेतृत्व में। कहते हैं कलकत्ता प्रशासन के लिए यह बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन 1831-32 में पड़ोसी छोटा नागपुर में विशाल कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के असंतोष को अंग्रेजों ने गहराई से जांचा तो उन्होंने पाया कि न्याय देने का तरीका एक मुख्य कारण था। अंग्रेजों ने पाया कि जबरन टैक्स वसूली में लोग यदि भुगतान करने में विफल रहते हैं तो वे अपने ज़मीन और अंततः अपने समाज को खो देते हैं। इतिहास हो लोगों के पर्सपेक्टिव को ठीक से नहीं लिखा गया ऐसा लगता है। जब हो दिसुम किसी के अधीन नहीं था, तब हो लोग किसे टैक्स दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? जब सामंती व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज लोग नहीं थे, फिर जबरन टैक्स वसूली कौन कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रांची, बुंडू, तमाड़ और बंदगांव क्षेत्रों में मुंडाओं पर जबरन टैक्स वसूली का जो आतंक था, उसी को कोल्हान क्षेत्र में भी मान लिया गया हो? क्योंकि अंग्रेजी दस्तावेजों में यह भी मिलता है कि अंग्रेजों के द्वारा कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट स्थापना करने के पहले हो दिसुम बिल्कुल स्वतंत्र था। फिर यहाँ जबरन टैक्स की वसूली, अपने ज़मीन से हाथ धोना, अपने समाज से हाथ धोना कहाँ की कहानी है? खैर, इस समय के लिए इन सवालों को यहीं छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी दस्तावेज आगे बताते हैं कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल रेगुलेशन के विचारहीन आवेदनों को इन क्षेत्रों के लिए रोक दिया। बंगाल रेगुलेशन एक तरह से उस समय का संविधान हुआ करता था। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थॉमस विल्किंसन ने एक सरल और कम खर्चीले न्यायिक प्रणाली तैयार की, जिसे आमतौर पर विल्किंसन रूल के रूप में जाना जाता है, जिसमें दो सेट थे, एक सिविल के लिए और दूसरा फौजदारी मामलों के लिए। मुख्य विशेषताएं ये थी कि छोटे मामलों का फैसला सहायक द्वारा किया जाना था। अनुवादकों और अदालतों के अन्य कर्मचारियों, ये लोग बाहरी थे, कि हस्तक्षेप को बाहर करने के लिए बहुत सावधानी बरती जानी थी और छोटे मामलों को ग्राम परिषदों को भेजा जाना था, यानी कि विलेज काउंसिल्स, जिसे ही हम साधारण भाषा में ग्राम सभा कह सकते हैं। जमीन के किसी भी कारण से नुकसान के सवाल के लिए यह निर्धारित किया गया कि कोई भी भू संपत्ति न बिक्री होगा, न हस्तांतरण और न ही बंधक। यही कानूनी प्रावधान होगा जब तक कि एजेंट से अधिकार प्राप्त न हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर सवाल पूछा था कि हो दिसुम के लोग स्वतंत्र थे, तो सिंहभूम में यानी कोल्हान में भूमि का नुकसान कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हो लोग स्वतंत्र थे। उनमें से कई ने बामन घाटी के महापात्र और मयूरभंज के राजा के बीच संघर्ष में सहयोगी के रूप में अस्थायी रोजगार पाया था। पोड़ाहाट के राजा ने इस चाल को दोहराना चाहा सरायकेला के कुमार के खिलाफ। आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ भी हो लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वे जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, और उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, अपनी मर्जी। कलकत्ता की सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने हो लोगों के साथ बाहर से सभी राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की घोषणा की और उन्होंने एक एक करके हो लोगों के गांवों को ब्रिटिश सरकार के अधीन होने के लिए मजबूर किया। मुंडा और मानकियों को ब्रिटिश सरकार के अधीन होने के लिए मजबूर किया और 1837 की शुरुआत में हो देश को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के रूप में नॉन रेगुलेशन प्रोविंस या गैर विनियामक प्रांत के रूप में जोड़ा गया। गवर्नर जनरल के एजेंट थॉमस विल्किंसन ने सैमुअल रिचर्ड टिकेल को कोल्हान में अपना सहायक नियुक्त किया। इसीलिए उन्हें उत्तर के सहायकों की तरह मौत की सज़ा से कुछ कम लेकिन व्यापक अधिकार मिले। 5 मई 1837 को विल्किंसन ने मामूली बदलावों के साथ सैमुअल रिचर्ड टिकेल को नियमों का एक नया संशोधित सेट भेजा, ताकि वह हो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। यही नियम कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के लिए विल्किंसन रूल कहलाया।
इसमें सामाजिक न्याय की बातें निहित थी। उन्होंने अपने सहायक टिकेल को निर्देश दिया कि वे साल में कम से कम एक बार कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का दौरा करें और वे आने वाले हर व्यक्ति के लिए सुलभ रहें। जब आप सुबह या शाम की सैर पर अकेले हों या नाश्ते से पहले अपने टेंट के सामने बैठे हों या रात के खाने के बाद उनसे खुलकर बात करें और उन्हें यह बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। सैमुअल रिचर्ड टिकेल ने इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। उन्होंने हो लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और हो भाषा भी सीखी। इस प्रयास में टिकेल ने भारत की किसी भी आदिवासी भाषा का पहला व्याकरण 1840 में लिख दिया। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की स्थापना में स्थानीय सत्ता संरक्षणा में हो समाज की सामाजिक व्यवस्था को अंतर्निहित या शामिल कर लिया गया। मानकी मुंडाओं ने विरोध ना करके समर्थन किया, जबकि पोटो हो आदि इस व्यवस्था के खिलाफ थे और सेरेंसिया की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। प्रत्येक गांव में अंग्रेज सरकार ने मुंडा को अपना एजेंट नियुक्त किया तो कुछ गांवों के समूह में मानकी को। उनका कार्य न्याय की देखरेख करना था, जिसे अक्सर ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी था कि मुंडा और मानकी को कर संग्रह का काम भी मिला था। ये बहुत हल्के थे, लेकिन फिर भी मुंडा को लगभग 16% और मानकी को कुल वसूले गए लगान का लगभग 10% मिलता था। इस व्यवस्था ने मुंडा और मानकी को सामान्य हो लोगों से अलग वर्ग के रूप में स्थापित कर दिया। पहले मुंडा, मानकी और साधारण लोग एक जैसे थे। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था कि कौन मुंडा है और कौन मानकी। अंग्रेज़ों के आने से पहले ही हो समाज में भी जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी वे लोग अक्सर मुंडा बनते थे, मानकी बनते थे। छोटानागपुर में भूमि का सवाल 1831-32 के कोल विद्रोह के केंद्र में था। इसे ठीक करने के लिए विल्किंसन ने ग्राम समुदाय के संस्थापक की किली यानी गोत्र का सहारा लिया। उन्होंने उस गोत्र या किली से मुंडा को चुना और उन्हें इस समारोह के लिए अलग की गई ज़मीनों का वास्तविक मालिक बना दिया, ताकि 19वीं शताब्दी में आदिवासियों द्वारा भूमि की निरंतर हो रही हानि का पता लगाया जा सके। जिस भी गोत्र या किली के लोगों ने गांव बसाया था उसके लिए मुंडा या मानकी बनाने के लिए कोई वरीयता नहीं थी, बल्कि उनका प्रभाव ही मानदंड था। शुरुआत में यह व्यवस्था 30 वर्ष की अवधि के लिए थी, लेकिन जल्द ही व्यवहार में यह वंशानुगत हो गई। इस तरह अब मुंडा और मानकी एक अस्थायी नियुक्ति पर अंग्रेज सरकार के अधिकारी बने। अंग्रेजी दस्तावेज कहते हैं कि संबंधित राज्यों के समय में हो लोग पीड़ परिषद के माध्यम से शासन करते थे। पीड़ कई गांव के समूह को कहते हैं, इसमें कई इलाके भी हो सकते हैं, लेकिन 1760 के दशक में दस्तावेज के अनुसार पीड़ का उपयोग कमतर होता गया। इस समय भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ही पीड़ का इस्तेमाल जारी रहा। मानकी लोगों के अधीन गांवों के समूह का आकार बहुत भिन्न था, जो 4 से लेकर 30 से अधिक गांव तक था। 1838 में टिकेल ने इस प्रणाली को और अधिक समान आकार के समूह में सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विल्किंसन ने ठुकरा दिया। लेकिन जैसे जैसे वे अपने गांव और चईबासा में सहायक के बीच मध्यस्थ बनते गए, नियुक्त मानकियों का महत्व बढ़ता गया। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के समझौते में अंग्रेजों ने इन्हीं मुंडा और मानकियों के साथ समझौते किए थे और अपने विलेज एजेंट के रूप में नामित किया था। ऐसे मुंडा और मानकी अपने सम्मान से उन्हें यह अधिकार मिला था, लेकिन ग्राम स्तर पर उन्हें चयनित नहीं किया गया था। कहते हैं अपने प्रभाव के चलते वे अंग्रेजों के साथ समझौता में शामिल होकर मुंडा और मानकी बने। मुंडाओं के पास अपने फैसले लागू करने का कोई साधन नहीं था। इस निष्कर्ष पर अंग्रेज इस कारण से आए, जब पोटो हो ने प्रतिरोध संगठन बनाकर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए रणनीति बनाया, तब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रत्येक गांव में एक तीर संदेश के लिए भेजा गया। जिन गांव के लोगों ने संगठन की ओर से भेजे गए तीर को स्वीकार किया, मतलब वे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे, और यदि तीर को स्वीकार नहीं किया तो वे लोग पोटो हो को समर्थन नहीं करेंगे। तो इस प्रक्रिया में किसी भी गांव से ग्राम सभा के निर्णय के अलावा किसी मुंडा या मानकी के द्वारा आंदोलन का समर्थन या विरोध का कोई वाक्य दस्तावेजों में अंकित नहीं है। इसी आधार पर अंग्रेज यह मानकर चले कि मुंडाओं के पास यदि कोई अपना फैसला है तो उसे लागू करने का कोई साधन नहीं है। मुझे लगता है अंग्रेज लोग हो समाज को नहीं समझ पाए। हो समाज की सामाजिक व्यवस्था समाज के अस्तित्व से संबंधित है, न कि व्यक्ति के अस्तित्व से।
अंग्रेजों के मानकी मुंडा व्यवस्था में अक्सर कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के पदाधिकारियों की मदद के बिना वे कोई फैसला लागू नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने हो लोगों की राजनीतिक व्यवस्था को अनौपचारिक ही माना। आम सहमति से ग्राम सभा में सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को अपना विलेज एजेंट मानकी और मुंडा के रूप में नियुक्त करके अंग्रेज हो समाज की मानकी मुंडा व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय लेती है कि मुंडा मानकी प्रणाली थॉमस विल्किंसन द्वारा स्थापित की गई थी। उनके सहायक सैमुअल रिचर्ड टिकल के द्वारा स्थापित की गई थी। अंग्रेजों ने हो समाज के सामाजिक व्यवस्था को हाईजैक करके अपनी व्यवस्था बना ली और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के माध्यम से कोल्हान को अपने कंट्रोल में ले लिया। दुर्भाग्य से पोटो हो की लड़ाई इसी व्यवस्था के खिलाफ थी, लेकिन हुआ कुछ और, क्योंकि मानकी और मुंडा अंग्रेजों के विलेज एजेंट बन चुके थे। बाकी विस्तार से आप मेरे इस वीडियो में चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 19 नवंबर 1837 को पोटो हो की सेना ने अंग्रेजों को सेरेंसिया घाटी की लड़ाई में झुकने पर मजबूर कर दिया था, भागने के लिए मजबूर कर दिया था। आज उसी खुशी में हो समाज के लोग सेरेंसिया घाटी की लड़ाई का विजय दिवस मनाते हैं। आप जहां पर भी हैं, सेरेंसिया घाटी की लड़ाई को याद करके अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। आदिवासी अपने पर उतर आए तो तीर की बारिश से अंग्रेजों के ढाल तक को भेद सकती है, और 19 नवंबर 1837 को पोटो हो की आदिवासी सेना ने अंग्रेजी सेना को वही शिकस्त दी। तो चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।